आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट में भाग 3 का कंसिलिएशन सुलह के चैप्टर में हम आज ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं जो सेक्शन 61 से 81 तक था। तो आज हम लास्ट सेक्शन 81 देखेंगे। उसके बाद आपका ये भाग 3 एंड हो जाएगा और अगले वीडियोस में हम भाग 4 को भी देखेंगे। वो सेक्शन 82 से स्टार्ट होगा, 82 से 86। तो हम अभी देखते हैं सेक्शन 81। यह कहता है अन्य कार्रवाइयों में साक्ष्य की ग्राह्यता। एक बार इसको थोड़ा रीड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को, फिर हम उस अकॉर्डिंग समझते हैं आगे कि पक्षकारगण विवाद के संभावित निपटारे के संबंध में दूसरे पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त मत यानी व्यू या दिए गए सुझाव या सुलह कार्रवाई के दौरान दूसरे पक्षकार द्वारा दी गई स्वीकृति यानी एडमिशन या सुलहकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव या यह तथ्य कि दूसरे पक्षकार ने सुलहकर्ता द्वारा किए गए निपटारे के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा को इंगित किया था को किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक कार्रवाई में, चाहे ऐसी कार्रवाइयां उस विवाद से संबंधित हो अथवा नहीं जो सुलह कार्रवाइयों की विषय वस्तु है, साक्ष्य के रूप में रिले नहीं करेंगे अथवा प्रस्तावित नहीं करेंगे। तो इस सेक्शन को पढ़ने से हमें काफी कुछ चीजें पता चली है कि जो सुलह कार्रवाई में ये सब चीजें की गई है कि कोई व्यू दिया गया है, सुझाव, स्वीकृति, प्रस्ताव, इन सब को मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्रवाई में एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। बेसिकली सेक्शन 81 का सार ये है। तो इसका स्कोप ऑफ दिस सेक्शन कह सकते हैं कि यह धारा किन्हीं एविडेंसेस को आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिए जाने पर प्रतिबंध लगाती है, रेस्ट्रिक्ट करती है कि इनको एविडेंस के रूप में नहीं दिया जा सकता है। अब हम देखें इस सेक्शन का एम क्या है कि सेम यही एम जो सेक्शन 80 में मैंने आपको बताया था कि सुलह कार्रवाई के दौरान जो भी बातें बताई जाती है, प्रकट की जाती है, उनको मध्यस्थम अथवा न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाना ही इसका उद्देश्य है। तो सुलह कार्रवाई की सफलता के लिए एक्चुअल में यह जरूरी है कि पक्षकार खुलकर अपनी बात कहे। मतलब ये सेक्शन क्यों रखी गई है? क्योंकि सफलता के लिए वे खुल के बात करते हैं पक्षकार, तभी तो वो सुलह होगी। और कई ऐसी बातें भी वे कहते हैं सुलह के पर्पस से कि भले ही वो उनके हित के विरुद्ध ही हो, लेकिन फिर भी सुलह के लिए वे ऐसी बातों को डिस्क्लोज करते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट है, उसकी स्वीकृति जो उसके हित के प्रतिकूल है, तो वो चीजें भी सुलह के दौरान की जाती है। लेकिन यदि इन बातों को न्यायिक और मध्यस्थम कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में देने के लिए अगर परमिशन दे दी जाए, तो फिर कोई भी पक्षकार सुलह कार्रवाई में ये सब प्रकट करने से हिचकेगा, वह इन सब को प्रकट कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सुलह का जो मेन उद्देश्य है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा करवाना, वह उद्देश्य तो कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। और एक्चुअल में सुलह के द्वारा कम खर्च में स्पीडी ट्रायल करने का ये की तरफ दृष्टि रहती है कि त्वरित गति से काम हो सके, क्योंकि यह पक्षकारों के इंटरेस्ट में भी होता है। और सुलह करने के लिए पक्षकारों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसलिए अगर सेक्शन 80 और 81 का प्रावधान नहीं होता है, तो फिर सेटलमेंट को हतोत्साहित ही मिलेगा, हतोत्साहन मिलेगा। कोई सेटलमेंट करना ही नहीं चाहेगा, कोई सुलह की कार्रवाई में जा ही नहीं पाएगा। और जब वे अपने मन में इस बात के लिए निश्चिंत रहेंगे कि सुलह में जो हम बात कहेंगे वो आगे उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करेगा,
तो वे खुलकर अपनी बात कह पाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन 81 पक्षकारों को यह प्रोटेक्शन देती है कि सुलह कार्रवाई में जो विवाद की विषय वस्तु है उससे संबंधित कोई तथ्य की स्वीकृति करते हैं या कोई सुझाव देते हैं या मत है या कोई प्रस्ताव दिया जाता है सुलहकर्ता द्वारा, इन सबको एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न ही कोर्ट और न ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे एविडेंस को प्रस्तुत करने का परमिशन ही देगी, यानी कोर्ट भी परमिशन नहीं देगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि सेक्शन 81 तब भी लागू होगी जब जो विषय वस्तु सुलह की विषय वस्तु है वह उस विषय वस्तु से भिन्न है जो कि आर्बिट्रेशन और न्यायालय की विषय वस्तु है, यानी कि न्यायिक कार्रवाई और आर्बिट्रेशन की जो विषय वस्तु है और सुलह की विषय वस्तु दोनों अलग अलग हैं, तो भी यह सेक्शन 81 लागू होगी। क्यों लागू होगी? क्योंकि जो प्रकट की गई बातें थी उनको एविडेंस के रूप में पेश करने के लिए पूरी तरह से ही रोक है, पूरी तरह से ही प्रतिबंध है, चाहे वह विवाद से संबंधित हो या नहीं हो। क्योंकि यह माना जा सकता है कि जो सुलह में बातें कही गई है अगर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और वो फिर डिस्क्लोज हो जाती है तो पक्षकारों के हितों पर कुठाराघात होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन जो 81 है उसमें विपरीत करार न हो ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी अगर पक्षकार इसके विपरीत कोई करार कर लेते हैं कि हम सुलह में जो भी बातें कही गई है उसके उनको हम साक्ष्य में दिए जाने के लिए सभी पक्षकार एक दूसरे को छूट प्रदान करते हैं, समझो ऐसा करार किया गया है, तो ऐसा करार होने पर भी सेक्शन 81 का प्रतिबंध नहीं हटेगा, यानी कि पक्षकार करार करके भी सेक्शन 81 को लागू करने से नहीं रोक सकते हैं। जबकि सेक्शन 80 जो है उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि उसको करार करके रोक सकते हैं, यानी अगर पक्षकार ऐसा कोई करार कर ले जो सेक्शन 80 के प्रावधानों को रोकता है तो सेक्शन 80 लागू नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो 81 है वह पूरी तरह से ही प्रतिबंध लगाती है, यह संरक्षण पूरी तरह से ही लागू है और अगर पार्टीज चाहे तो भी इस प्रतिबंध को नहीं हटा सकती है। तो सेक्शन 81 को एक बार हम सरसरी तौर पर फिर से देखते हैं। क्या चार चीजें हैं कि जो पक्षकार हैं विवाद के संबंधित निपटारे के संबंध में दूसरे पक्षकार को अभिव्यक्त किया गया कोई मत या सुझाव या सुलह कार्रवाई में दूसरे पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या सुलहकर्ता द्वारा दिया गया प्रस्ताव या उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा को इंडिकेट करता है, तो ये सब बातें ना तो साक्ष्य के रूप में उन पर भरोसा ही किया जा सकता है, न ही आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीजर में एविडेंस के रूप में उन्हें इंट्रोड्यूस ही किया जा सकता है, यानी ना तो साक्ष्य के रूप में पेश करेंगे ना ही कोर्ट उन्हें परमिशन देगा कि उन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका आर्बिट्रेशन का भाग 3 आज यही एंड होता है। अगले वीडियोस में हम भाग 4 भी करेंगे, सेक्शन 82 से 86 होगा और साथ में मैं आपको आर्बिट्रेशन और सुलह में अंतर क्या होता है वो भी हम करेंगे, क्योंकि आपका जो भाग 1 था वो आर्बिट्रेशन से संबंधित था और अभी मैंने जो भाग 3 एंड करवाया सेक्शन 61 से 81, ये बारी बारी मैं सेक्शन इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको वीडियो सुनते समय साथ साथ ये सब रिवाइज होते होते याद होते जाए। तो और भाग 1 आर्बिट्रेशन और भाग 3 सुलह से संबंधित जो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, तो इन दोनों में
अंतर क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में भी स्टडी करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और इसके साथ ही हम जो ये वैकल्पिक तौर पे उपाय किए जा रहे हैं, वैकल्पिक निपटारे के उपाय, तो इसमें हम विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में, लोक अदालत, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।